बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपना अहम इजलास बुलाया और उसके अलावा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। तो ये जो मंजरनामा है, ये इजलास जो था उसकी सदारत वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद की और इस इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पे गौर किया गया कि इलेक्शन को किस तरीके से लड़ना है, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसके मद्दे मुकाबिल लड़ना है। उधर JUIFA की मरकज़ी मजलिस शूरा जो है उसका भी इजलास बुलाया गया। उन्होंने भी तमाम हिकमत अमली पे गौर किया कि कहाँ पे किसके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या कहाँ पे इनफरादी तौर पर हमें मैदान में उतरना है। PDM के प्लेटफॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय ये है कि आइंदा इंतखाबात के बाद जो वज़ीर आज़म है वो हमारा होगा, वज़ीर आला सिंध भी हमारा होगा, पंजाब की वज़ारत आला भी हमारे पास होगी। ये जो हर कोई अपने तई अपना मंशूर लिए अपनी अपनी नंबर गेम का इजहार कर रहा है, तो ये नंबर गेम असल में है किसके पास, ये बुनियादी सवाल है। इसी को जानेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, ये मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, PP अपनी जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन के नताइज इन पार्टीज़ को किस सूरत में मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यहाँ सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतहाबी मुहिम सबसे ज़्यादा तेज़ की हुई है। आज मोहतरमा एक बड़े जलसे के लिए भी गई हैं, वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया गया है। मुझे कुछ दोस्तों ने फुटेज भेजी, 40-40 महीने फ़ी कैंडिडेट को कहा कि ये भर के आपने लानी है और जो नहीं भर के लाएगा उसको टिकट भी नहीं मिलेगी, पार्टी से उसे वैसे ही उसके ऊपर निशान लगा दिया जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा है। मुस्लिम लीग नून इस अब तो उनका बनता भी है ना राना साहब, ये कहना तो बनता है कि टिकट नहीं मिलेगा। कुछ अर्सा पहले तक उन्हें ये था कि टिकट वाला बंदा कहाँ से मिलेगा, तब तो उनका कहना बनता है कि टिकट भी नहीं मिलेगा। कुछ अर्से बाद ये फिर यही कहेंगे कि टिकट वाला बंदा का यासर साहब, आपके अंदर का मुस्लिम लीग ही नहीं ना मरता, क्या करूँ मैं। कुछ अर्से बाद ये फिर कहेंगे कुछ अर्से बाद इंतज़ार कर लें आप। मैं आप जो बात कह रहा हूँ इंतज़ार कर लें। कुछ अर्से बाद ये दोबारा कहेंगे कि जनाब लब्बो लब्बो किधर गए। ये इंतज़ार तो करें। बात यह है कि आपने वर्कर कन्वेंशन करना है, इक़्तिदार आपके पास, सरकारी मशीनरी आपके पास, हर वसाइल आपके पास, और फिर भी आप की वैनें खाली आएँ, फिर भी आप वो मजमा इकट्ठा ना कर सकें जो मजमा इकट्ठा करना होता है। आप इस फुटेज में उनके मजमे को भी देख लीजिएगा। दूसरी बात है यासिर साहब, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन पे मुस्लिम लीग नून बेचेगी क्या? ये जो मौजूदा बजट आया है, इस मौजूदा बजट में कौन सी एक ऐसी चीज़ है, एक मुझे बता दें, जो आम आदमी के लिए बेहतर है? आटा सस्ता हुआ आटा सस्ता की, सब्जी सस्ती हुई, फल सस्ता हुआ, गोश्त सस्ता हुआ, मेडिसिन सस्ती हुई, एजुकेशन सस्ती हुई, कोई एक चीज़ सस्ती नहीं है। तो फिर आप अवाम में जाके क्या कहेंगे? 3 साल पहले या 4 साल पहले एक हुकूमत थी, ये तो वही बात है, एक बादशाह होता था जनाब, उसने बड़ा जुल्म किया, और भाई अब तो बादशाह आप हैं, अब तो इक़्तिदार आपके पास है। अब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 बजट पेश कर दिया आपने जो जो कर सकते थे आपने कर दिया। अब इक़्तिदार आपके पास है, बजट आपने पेश किया, चीज़ें आपने सस्ती करनी है, चीज़ें आपने महंगी करनी है। आपने कोई एक चीज़ सस्ती नहीं की। इस दौर में मौत तक महंगी है, जहर की गोली महंगी हो गई है। ये बेचेंगे क्या? मेरा तो ये सवाल है इस इलेक्शन कैंपेन में, ये बेचेंगे क्या जाके तकरीर करेंगे? तो अब आपको कारकर्दगी, इलेक्शन में आपको दिखानी पड़ती है कारकर्दगी कि जनाब ये हमारा बजट आ गया है, इस बजट में हमने जनाब 120 रुपये किलो वाली चीज़ जो है वो 70 रुपये किलो कर दी है। जनाब हमने रोटी दोबारा 5 रुपये की ले आए हैं। जनाब हम नान
8 रुपए का ले आए हैं। जनाब हम दूध की कीमत जो है वो 120 रुपए ले आए हैं। जनाब हम चिकन की कीमत जो है वो 300 रुपए ले आए हैं। जनाब हम दाल चना की कीमत जो है 162 रुपए ले आए हैं। जनाब हम दाल मसूर की कीमत जो है 125 रुपए ले आए हैं। जनाब हम एजुकेशन जो है हमने सस्ती कर दी है। जनाब अब आपको हर मेडिकल स्टोर से हर मेडिसिन जो है वो सस्ती मिलेगी। मिर्गी की गोली 1500 की नहीं 5 रुपए की मिलेगी। आपको मुख्तलिफ चीजें महंगी नहीं मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। तो फिर लोग कहेंगे जिंदाबाद पाइंदाबाद, जनाब वोट इनको देना है। लेकिन जब मुझे बताएं यासिर साहब, आपकी जमात ने सस्ता किया क्या है? मेरी जमात मैं कह रहा हूं आप आवाम ही है ना। सस्ता क्या किया है? मुझे कोई एक चीज बता दें जो सस्ती की है। कोई एक चीज, सस्ते वादे किए हैं, हाँ, सस्ते दावे किए हैं, तो उसमें सस्ती कैंपेन चला रहे हैं, सस्ते लोग शामिल कर रहे हैं। देखिए, ना तो उस कैंपेन पे इनको वोट पड़ना है, ना उसका पे झूठे वादों पे वोट पड़ना है। इनको नहीं, किसी को भी। ये मैं उन तमाम सियासी जमातों के लिए कह रहा हूँ जो सियासी जमातें समझती थी कि ये इलेक्शन आज से 5 साल पुराना है। अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। अब 10 साल का बच्चा भी समझना शुरू हो गया जनाब कि कौन ठीक है कौन गलत है, किसने किससे झूठ बोला, किसने किससे सच बोला, कौन कहाँ पे खड़ा है कौन कहाँ पे नहीं खड़ा। अब कोई बच्चा लेने जाता ना टॉफ़ी, पहले होता था 5 रुपये मिलते थे, 5 टॉफ़ियाँ आ जाती थी। अब 5 रुपये में एक टॉफ़ी नहीं आती। अब उस घर से जाके पूछें जिनके घर में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को 5 वक्त का खाना खिलाना उनके लिए कितना मुश्किल है। दूध तो दूर की बात है, चिकन तो दूर की बात है, मटन तो आप भूल ही जाएं, बीफ भी आप भूल ही जाएं। अब ईद आ गई है, शायद किसी को कुछ मिल जाए, लेकिन आप सोच सकते हैं कितनी महंगाई होगी। उस महंगाई में आप कहें कि हम लोगों को जाकर देख, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। किस तरह इकट्ठे होते हैं आपको पता है, मुझे भी पता है। किसी को आप बिरयानी पे, किसी को कीमे वाले नान पे, किसी को आप कैंडिडेट की ड्यूटी लगाकर आप बंदे इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन जाके ज़रा आपको एक हल्के में आप जलसा करते हैं, उसमें आप 3000 या 4000 या 5000 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। उस हल्के में 3.5 करोड़ वोट है और 3.5 लाख वोट है। उस 3.5 लाख वोटर को किस तरह मुतमिन करेंगे? वो औरत जो घर में अपना किचन चलाती है, जिसके किचन का सामान 10 से 11 तारीख को ख़त्म हो जाता है, वो आपको वोट क्यों देगा? यासिर क्यों देगा वोट? वो तालिब इल्म जिसने बेचारे ने ख्वाब देखे हैं पढ़ने के, उसको पता है उसके पास अब फीस के पैसे नहीं है, वो आपको वोट क्यों देगा? मेडिकल स्टोर पर जाकर डिस्प्रिन से लेकर पैरासीटामोल हो या पैराडोल हो, उसकी गोली मिलनी नायाब हो जाए, वो आपको वोट क्यों देगा? 220 रुपए दूध जब आपको मिले मिलावट शुदा, वो आपको वोट क्यों देगा? मुझे बता देना, वोट देने की वजूहात होती है, क्यों वोट देगा? आपको पता था, पहले लोगों को पता था जनाब हेल्थ कार्ड है, फ्री मेडिसिन, फ्री हर चीज़। अब आपके पास आपने सब कुछ जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया। लोग वोट लेने के लिए आपको कुछ चीज़ें देना पड़ेगी, आपको चीज़ें सस्ती करना पड़ेगी, आम शख्स को आपको सहूलत देना पड़ेगी। आप समझते हैं कि आपने ऐलान कर दिया कि जनाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, जितना आपने इजाफा किया है उससे 500 गुना ज़्यादा महंगाई है, 500 गुना ज़्यादा महंगाई। पेट्रोल नहीं सस्ता हुआ, बिजली नहीं सस्ती हुई। जब बिजली का बिल आता है ना, तो किसी घर में, जिस घर में बिजली का बिल आता है, उस घर के अंदर मातम बरपा हो जाता है। इस तरह लगता है जैसे अल्लाह माफ़ करे कुछ हो गया है। क्यों? कि वो इस तरह बिल उठाते हैं। क्या सर साहब, इस तरह देखते हैं इतने हज़ार बिल, फिर वो सोचते हैं मियाँ बीवी बैठ के कि जनाब ये बिल अदा करेंगे तो बच्चों की फीसें किस तरह अदा करेंगे, बिल अदा करेंगे तो बच्चों का खाना किस तरह अदा करेंगे, बिल अदा करेंगे तो घर का किचन किस तरह चलेगा, बिल अदा करेंगे तो आगे मेडिसिन किस तरह लेंगे, किस तरह। ये तो हालात। आप कहते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी, पहली बात इलेक्शन नहीं हो रहे, नहीं हो रहे इलेक्शन, भूल जाएं अभी इलेक्शन को। जो आप बीजते हैं वही काटते हैं। आपने 90 दिन का बीजा, आपने कहा 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मौलाना साहब ने भी कहा, ये शहबाज साहब ने भी कहा, ये जरदारी साहब ने भी कहा, ये बिलावल साहब ने भी कहा। कौन सा ऐसा शख्स है जिसने ये बात सियासत में नहीं की? तो अब आगे भी अगर 90 दिन से आगे चला गया, जिस तरह राजा रियाज ने कह दिया ना
कि मुझे अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। सवाल एक लीडर है, झूठा सच्चा जैसा सवाल एक ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर वफाक के अंदर ही वफाकी वजीर मौजूद हों, कैबिनेट का हिस्सा हों, उनकी अपनी जमात बरसर इक़्तिदार हो और वो ये कहें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हम किसी पर पाबंदी के हक में नहीं है। ये जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, जी मैंने सुनी है, उन्होंने कहा जी हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, हमारी किसी से डील नहीं है। अब ये जो मुतालिबात वो कर रहे हैं, ये मुतालिबात वो कर किससे रहे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन यार सर मुझे तो समझ नहीं, आप समझदार, आप मुझे समझा दें, मुझे एक बात समझा दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर किसने भेजा, उन्होंने नाम ले दिया, याद है ना आपको? मियाँ साहब को जितनी सहूलतें मिल सकती थी मिल गई। 50 रुपये के स्टाम्प पे आज तक कभी ऐसा हुआ है? 50 रुपये के स्टाम्प पर किराए का गार्ड नहीं मिलता, 50 रुपये के स्टाम्प पर मोटरसाइकिल किस्तों पे लेनी हो वो नहीं मिलती, मैं समझ तो साइकिल नहीं मिलती। आपने 50 रुपये के स्टाम्प पर बंदा बाहर जाने दिया, वो सच्चा था या झूठा मैं ये इस बहस पे पढ़ता ही नहीं। तो और आपने क्या मुझे बताए बराबरी लेनी है, और आपने क्या सहूलत लेनी है, क्या मुझे बताएं? का एक शख्स अदालती मफरूर हो, आप में मुझमें से कोई मफरूर होता ना भी मफरूर होता, वैसे किसी को मतलूब होता तो हमारे बच्चों को भी उठा के ले जाते, घरों में रेटें पड़ती, क्या जाती उमरा रेट पड़ी, मॉडल टाउन में रेट पड़ी नहीं ना हुई। तो इससे ज़्यादा आपको फेवर क्या चाहिए भाई? जितने केसेस हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, और क्या फेवर चाहिए आपको? आप बिल्कुल, मैं भी इस हक में हूँ, किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, सियासी मैदान में मुकाबला होना चाहिए, जो सियासी मैदान में जीतता है उसकी जीत को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन जवाब तो दें। आप एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं, ऐसे इदारे हैं हमारे, कुर्बान जाऊं अदारों पे, कि एंटी करप्शन डेरा गाजी खान एक मुकदमा दर्ज करता है, FIR में 30 फरवरी लिख दिया कि जमीन की मुंतकिली 30 फरवरी को होती है। मुझे एक बताए, 30 का महीना है? जिस मुल्क के अंदर इतने काबल और इतने एडवांस चलने वाले अफसरान होंगे तो फिर वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी ऐसी होगी, फिर जल्दबाजी में फैसले भी ऐसे ही होंगे। आपने वो FIR देखी है ना? सर जी मैंने देखी है। तो कमाल की नहीं है? अच्छा, मैंने पूछा एक बंदे से, मैं कहा यार 30 का महीना होता है फरवरी में, उसने कहा 29 का होता है, 30 का नहीं होता। मैं कहा नहीं यार, ये 30 का हो गया है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आ गया है। अब तो 30 का हो गया, सिक्का राइजुल वक्त के वक्त हो गया जी, अब तो इसको 30 का लिखना पड़ेगा। अगर 30 का नहीं है तो फिर ऐसे अफसर को जनाब उनका महकमा ही फैसला करेगा। काबल शख्स जफर चट्टा साहब फैसला करेंगे वो कि ऐसा शख्स जो 30 फरवरी को किसी ज़मीन की ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कमाल का सदके जमान होता है। क्या चौधरी साहब की तबीयत को क्या हुआ यार? चौधरी साहब के मुझे आज मेरी अच्छा, इस बारे में मजीद बात करते हैं राना साहब। इसी बीच हमें ज्वाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौला बख्श चांडियो साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले इक़्तिदार के मसनद पे बैठने के ख्वाब देख रही है। वो ये समझती है कि इंतखाबात के बाद बारी फिर से हमारी आनी है, और वो उसी तरीके से तैयारियों को तश्कील दे रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पे भी एक बड़ी सीट की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसी असना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो बिजनेसमैन पैनल्स, ये सरमायाकार पाकिस्तान के, इनसे जरदारी साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, तो उसके बाद से तासुर अब ये आना शुरू हुआ है कि अगला इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल होगा। तो आप वो बताइए कि किन बुनियादों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला इक़्तिदार देख रही? भाई, इक़्तिदार तो देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और उसी के करम और उसके बाद अवाम है। आवाम जिसको पसंद करेंगे, अपने हुकूमत करने का हक जिसे देंगे, उसी को हक हासिल होगा। जहाँ तल्लुक है नून लीग के पंजाब में हुकूमत करने का, तो वो पंजाब की हुक्मरान रही है, और वो किसी को भी पंजाब से हुकूमत करने का हकदार नहीं समझती, और ये वो एक सियासी पार्टी के हक है जो बने। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है पंजाब में,
जो नून लीग की सूरत हाल है, जो बाकी है, तो सब आप जानते हैं। लेकिन मैं कभी दूसरी जमात तबसरा नहीं करता। हम भी सियासी पार्टी है, हमें भी हक हासिल होता है कि अगर हम सियासी काम करें तो हुकूमत सियासी पार्टी हुकूमत ही चाहेगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि उसमें मुआशी बहरान है और इसका कोई तदारुक नहीं कर पा रहा, इस पर कोई बात नहीं कर पा रहा। जरदारी साहब बड़ी जुर्रत के साथ तबसरा कर रहे हैं, बड़ी जुर्रत के साथ तज्जिया कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ये बहरान हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए वो तसव्वुर कर रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये हालात बताएंगे कि किसे हुकूमत मिलेगी। लेकिन इस मुल्क का जो मुआशी बहरान है, यकीनन उससे और कोई सियासी पार्टी बात कर ही नहीं रही सवाए आसफ अली जरदारी साहब के। चाटिया साहब, आपने कहा कि जरदारी, कोई शक नहीं कि आसफ अली जरदारी साहब ने बड़ी जुर्तमंदाना तरीके से बात भी की, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैनों को इकट्ठा भी किया, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी बात की। अब बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म हैं और आसफ अली जरदारी साहब अगले सदर हैं। पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा यही बातें कर रहे हैं, और कल आपके जब बजट पेश हुआ सिंध में, उसमें भी यही बात हुई। मुस्लिम लीग नून इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने आज अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी है, और उस इलेक्शन कैंपेन पे वो नारा वज़ीर आज़म अपना लगा रहे हैं, वज़ीर आला का वो फाइनल कर चुके हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं फिर कह दूं ये नून लीग ने कभी किसी और के हक पंजाब पे कबूल ही नहीं किया, लेकिन हालात इतने तब्दील हो चुके हैं, उनको खुद भी एहसास हो गया है। पीटीआई के बाद भी, खुद उनके इक़्तिदार के आखिरी दिनों में भी हालात कुछ और हो गए हैं। मैं भी अगर पुराने हालात पर बैठ कर तज्जिया करूँ कि पूरा पंजाब हम जीतते रहे, तो क्या भी गलत होगा। अब हालात तब्दील हो चुके हैं। जरदारी साहब की पोजीशन किसी और किस्म की है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म है और सदर जरदारी साहब बनेंगे, एक साथ दोनों का समझ में नहीं आती है मुझे बात। और न हम ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, हम रखते हैं कि पाकिस्तान को बहरान से कैसे निकाला जाएगा, पाकिस्तान को इस बहरान से कौन निकालेगा। एक बात गवाही में दे देता हूँ कि ज़िया-उल-हक की 10 साल तबाही के बाद पीपल्स पार्टी के जिम्मे ये काम आया कि वो गंद साफ करे। मुशर्रफ की 10 साल मुसीबतों के बाद पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये काम आया कि वो ठीक करे। हर 10 साल के बाद जो अमरतें गंद छोड़ जाती हैं, उनको सफाई करने का, उसको साफ करने का जिम्मा अल्लाह ताला और अवाम पीपल्स पार्टी को देते हैं। इस बार भी इतना ही गंदगी की हुई है मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, के पूरे जमाने में और उससे पहले। हालात क्या बताते हैं, क्या करेंगे, मैं इस खुशफहमी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला अगर हमें ताकत है पाकिस्तान को बहरान से निकालने की, तो अपने हबीब के सच्चे रहम करें। हमें जिम्मेदारी दी जाए अल्लाह की तरफ से कि हम वो गंद साफ करें और मुआशी बहरान दूर करें। लेकिन अगर किसी के और के हाथ पे ये कोई कारनामा लिखा हुआ है, तो उसकी कामयाबी भी मेरी कामयाबी है। अच्छा मौला बख्श साहब, जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी भी ये हक किसी और पार्टी को नहीं दिया कि पंजाब के अंदर बरसर इक़्तिदार देख सके, तो क्या आप इतनी स्पेस सिंध के अंदर देंगे किसी और पार्टी? हमने कभी भी, पीटीआई ने भी कोशिश की, एमक्यूएम ने कोशिश की, एमक्यूएम ने तो पूरा हिस्सा लिया, एंजॉय भी किया। अभी पीटीआई ने एमक्यूएम के हिस्से पर बड़ी खूब मौजें की हैं, खूब गालियां दी हैं पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी क़यादत को। अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो आदमी जो गालियां देता फिर रहा था? कभी हमारा एडवाइजर रहा, फिर अभी पीटीआई का रहा। हम उस पर नहीं तबसरा करते, लेकिन हमने कभी किसी की राहें रोकी नहीं। सिंध एक पाकिस्तान का हिस्सा है, आज़ाद हिस्सा है और सूबा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जिस सियासतदान को भी सिंध में सियासत करने का शौक है, आ जाए, आकर किस्मत आजमाए। अवाम फैसला करेंगे कि किसे हक़ हुक्मरानी देते हैं। चाटिया साहब, आपको अगला वज़ीर आज़म कौन नजर आ रहा है? देखें, अगर मुझे कहेंगे मेरी नजर जाएगी बिलावल साहब के पास। हम उनके बगैर बीबी भुट्टो, बिलावल एक तो हो गया बिलावल साहब, सेकंड किसको देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, ख्वाहिश और है, होना और है। ख्वाहिश मेरी बिलावल साहब है,
हालात क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। चलें, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए क्या आप अभी से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि टफ टाइम कौन किसको दे सकता है? देखिए, टफ टाइम देने की बड़ी बातें कर रहे हैं, हम देंगे टफ टाइम, हम देंगे। ज़िया-उल हक़ के ज़माने से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद में है। वो हर वक्त हुकूमत का आना हो, जदोजहद का करना हो, जेलों में जाना हो, जो भी मरहला आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मरहले के लिए तैयार होती है। पीपल्स पार्टी एक खालिस सियासी जमायत है, वो किसी खास फिरके गिरोह की जमायत नहीं, वो पाकिस्तान की जमायत है। हम हर हालात को मुंह देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वक्त ने और कुदरत ने साथ दिया तो हुकूमत के लिए और बहरान से निकालने के लिए भी पीपल्स पार्टी अपना जो किरदार अदा करेगी। अगर कोई अपोजिशन में रहकर को पीपल्स को ठीक करने का सवाल है तो भी पीपल्स पार्टी घबराएगी नहीं। अच्छा, एक नई सियासी जमात बनी है तहरीक के इस्तेहकाम पाकिस्तान, काफ़ी पंछी उड़ उड़ के उस जमात में जा रहे हैं, आपका उसके हवाले से क्या ख्याल है? देखिए, एक खास मौसम होती है, मौसम में साइबेरिया के पानी आते हैं, बड़ा बड़ी रौनक लगाते हैं, बड़ी शिकारगाहें सज जाती हैं, सारे मुल्क दुनिया के लोग आते हैं और रौनकें होती हैं। लेकिन जो हकीकी मौसम है वो मौसमों को ही माना जाता है, और वो सियासी मौसम इस मुल्क में जो भी है वो अवाम अल्लाह और अवाम मुल्क के हवाले करता है। कई परिंदे आए हैं, PTI भी ऐसी ही आई थी जैसी मुंतशिर हो गई है, ऐसे ही परिंदे आए थे उड़ कर, ऐसे ही उड़कर चले गए। जितने मौसमी परिंदे हैं इन पर भरोसा नहीं होता, ये मौसमी परिंदे मौसम के साथ चले जाएंगे। हम सियासी कारकुन हैं, हम परिंदे नहीं हैं। हम हर हाल में खड़े रहते हैं, रुके तो कोई गिरा दिया, हम पहाड़ों की तरह खड़े रहे जेलों के सामने भी और मुसीबतों में, भागे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं। अच्छा, बहुत सी बातें ये भी हो रही हैं चांडियो साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो चंद बड़े ख़ानदान मुयस्सर हैं जनूबी पंजाब में, उन्हीं की वजह से अब मज़ीद लोग पीपल्स पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी को धचका अगर लगेगा, अगर इन्हें कोई डेंट डालेगा तो यही पार्टी के लोग डालेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर तादाद जनूबी पंजाब से लोगों की है। देखिए, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक ताकतवर जमायत रही है, रही तो सेंट्रल पंजाब में भी है, लेकिन वहाँ ज़िया-उल हक़ ने और मियाँ साहब के ज़माने में, मियाँ साहब भी ज़िया-उल हक़ की छतरी के नीचे जो पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते थे वो पहुँचाया। तो पीपल्स पार्टी की अपनी भी सियासी और तंजीमी कमजोरियाँ थी, उसकी वजह से हमारी तंजीम कमजोर हुई है। लेकिन एक जुमला मैं कहता हूँ और सालों से कह रहा हूँ, और मैं आज भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनकी नस्लों ने पंजाब की जेलें देखी हैं, शाही किले देखे हैं, फांसी के तख्तेदार पे गए हैं, उनकी नस्लें और औलादें, उनकी ख़वातीन की, मर्दों की, सब जिंदा हैं। पीपल्स पार्टी आज भी एक कुव्वत है। बिलावल साहब निकलेंगे तो साबित हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, मैं उसके लिए तो पेशन कोई नहीं कर सकता। हालात अभी आने वाले हैं, बताएंगे। ये बहरान फैसला करेगा कि कौन बहरान हल कर सकता है, वो इस मुल्क का सुधार संभाल। आप किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में हैं या मुखालफत में? हमने कभी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं की, लेकिन अगर वो सियासी जमात हालात ऐसे पैदा कर देगी कि कौमी सलामती दाव पे लग जाए तो जाहिर है हर आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। आप अगर कौमी सलामती को दाव पे लगाकर अपनी सियासी कद को बढ़ाना चाहेंगे तो कोई भी मोहब्बे वतन आदमी आपकी हिमायत नहीं करेगा। यही वजह है कि हजारों और लाखों के जुलूस दिखाने के बावजूद जब उन्होंने पाकिस्तानी कौमी सलामती के अलामतों को गिराना शुरू किया, जब उन्हें हीरो की तौहीन करना शुरू की, जब उन्होंने पाक फौज के इदारों पर, तनसीबात पर हमले करने शुरू किए, वो अब वो कहाँ है, वो लोग कहाँ गए? अब गुम। पाकिस्तान की एक पहचान है, पाकिस्तानी अवाम की ये पहचान है। लाख इख्तिलाफ करें लेकिन अपनी सलामती के मामले में, अपनी सलामती और इज्जत और एहतराम वाले लायक इदारों के मामले में सौदेबाजी नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम का ये तुरा इम्तियाज़ रहा है कि वो इदारों के मामले में कौमी सलामती के बारे में कोई भी सौदा नहीं करते। फिर हमारा वक्त चांडियो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए नाज़रीन दी और सियासी उमूर पर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामा जो है, इस सियासी मंजरनामे के तहत मुआशी सूरत हाल दगरगूं कैफियत इख्तियार कर चुकी है। तो इससे निकलने के लिए हमारे पास हल क्या है? क्या सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा हमारे पास हल है, या फिर IMF से मिलने वाली किस्त हमारा हल है, या फिर देरपा इस्लाहात के लिए किसी के पास मुकम्मल मैकेनिज्म मौजूद है? ये हिस्सा बकदरे जुस्सा इसकी जो बातें चल रही हैं, अगर ये मलबा कोई भी अपने कंधे पे नहीं रखेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बैड गवर्नेंस थी तो बैड गवर्नेंस बांटने के लिए तमाम बरसर इक़्तिदार आए थे या तमाम मिले थे। अगर इसके अलावा कोई और भी जवाज़ है तो वो जवाज़ खुलेआम पेश क्यों नहीं किया जाता? ये बुनियादी सवाल है। इस वक्त तमाम जमातें जो हैं वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने अपने तई अपने अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत को जारी रखे हुए हैं। कहीं पे ये बात आती है कि हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं पे ये बात आती है कि हम इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, कोई ये बात करता है कि हो सकता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म ही इलेक्शन के मैदान में उतर जाए। तो अगर इसी तरीके से फिर बरसर इक़्तिदार आना है तो फिर वही क्या कुलिया आजमाया जाएगा जो अभी आजमाया जा रहा है? इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राना साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही समत में जा रही? बिल्कुल नहीं सही समत में जा रही जी, बिल्कुल नहीं जा रहे। दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है यासिर साहब, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? ये तो हुकूमत वाले लोग ज़्यादा अच्छा तरीके से बता, हुकूमत कह रही है इलेक्शन हो रहे हैं। हुकूमत ने तो आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पहले तो ये फैसला करना होगा। मेरे पास जो इतला है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरे पास इतला ये है कि ये 90 दिन वाला खेल अब बहुत लंबा चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, क्योंकि 90 दिन को इन्होंने खेल को लंबा कर दिया है। अब मज़ीद 90 दिन का खेल लंबा ही चलेगा। और जब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर सियासी जमातें क्या खामोश रहेंगी? क्या वो सुख की बांसुरी बजाएंगी? क्या वो उसके लिए एहतजाज करेंगी? क्या वो आइन और कानून का रास्ता देखेंगी? क्या वो अदालतों की तरफ जाएंगी? अगर अदालतों की तरफ जाती हैं तो किस बुनियाद पे जाती हैं? कल इन्हीं सियासी जमातों ने उन्हीं अदालतों का मजाक उड़ाया, उन्हीं अदालतों में इन 90 दिन के हवाले से अपनी अलहदा तशरीह पेश की। तो किस तरह जाएंगे? अगर ये अदालतों में नहीं जा रहे और इलेक्शन नहीं हो रहे, मज़ीद 6-7 माह के लिए निगरान सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता है, 6 माह साल निकल जाते हैं, तो फिर इन सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो टेक्नोक्रेट सेटअप या निगरान सेटअप क्या इस तमाम PDM को सपोर्ट करेगा? अगर वो सपोर्ट करेगा तो उसकी बुराइयां भी फिर इनके पेटे जाएंगी, उसकी अच्छाइयाँ भी इनके पेटे भरेंगी, सारा कुछ होगा ना। तो ये तो चीज़ें देखने वाली है यासिर साहब। आने वाले हालात जो हैं, मुझे तो कोई, अगर आप ये कहें कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आज वज़ीर आला सिंध ने अपनी प्री बजट जो तकरीर थी उसमें क्या कहा? उन्होंने एहतजाज किया है कि हमारे साथ आप सौतेला सलूक कर रहे हैं, हम वज़ीर आज़म साहब से बात करेंगे जी। बलोचिस्तान अलहदा आपसे नाराज़ बैठा हुआ है, KPK वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है। भाई मैंने तो पहले दिन कहा था बजट तो पेश हो लेने दें, उसके बाद देखें किसको क्या मिलता है, कहाँ पर क्या मसला होता है। तो ये काम तो शुरू हो गया, यहाँ बताएं यहाँ काम शुरू नहीं हुआ, ये तो शुरू हो गया। तो फिर आप किस तरह कहते हैं ये सारे मिलके इलेक्शन लड़ेंगे? ऊपर से अब इनको एक और सबसे बड़ा अगर कामरान मुर्तज़ा साहब आते हैं तो मैं तो उनसे सवाल करूँगा साहब, सबसे बड़ा तो जो इनको दचका लग रहा है वो दचका है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का। अब ये सियासी जमातें आप चलें आगे। कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कामरान साहब बहुत मजा आपके वक्त है। कामरान साहब पहला सवाल मेरा नहीं, अब बात चल रही है राना साहब की, तो वही आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी राना साहब। कामरान साहब बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें वक्त दिया। कामरान साहब, एक नई सियासी जमात बन गई है, उस पर बहुत से लोगों को शामिल किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, ये खुद शामिल हो रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इस सियासी जमात के जो लोग हैं वो कहते हैं जी अगला इक़्तिदार हमारा है। तो आप इस पर क्या अपनी सियासी बसीरत से क्या राय देंगे? देखिए, ये सियासी जमात किसी न किसी वक्त किसी न किसी सूरत में हमेशा मौजूद होती है, और जो सियासी जमात जो है वो हर वक्त मौजूद होती है और वो हर वक्त उसका एक अपना मखसूस किरदार होता है। तो आप उस पर गिला क्यों करते हैं? गिला तो सिर्फ इस निज़ाम के साथ है, गिला इस माशरे के साथ है कि इसके बावजूद जो है वो लोग जो है एकोमोडेट होते हैं जब भी किसी भी नाम से आते हैं।
क्योंकि सो कॉल इलेक्टेबल है, सो कॉल एलीट है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास वो खर्च कर सकते हैं। मैं और आप शायद नहीं खर्च कर सकते। हम अपने घर के मसाइल जो है वो उसी को जो है ना वो हल करते रहते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात कि हमारे पास एक आध गाड़ी होती है और बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो उनको पढ़ा भी लेते हैं और उनके ब्याह भी कर लेते हैं, मगर ये मामला जो है ना इस क्लास का वो मसला नहीं हुआ करता। तो वो क्लास आज किसी एक नाम से मौजूद है, कल किसी और नाम से मौजूद थी, किसी और नाम में डाल दी गई, उस पर गिला करने वाली कोई बात नहीं है। तो वो जो बचे हुए हैं उनके बारे में फिर क्या राय, उसे पार्टी मानते हैं हम? जो बचे हुए हैं, ऐसा है कि इसमें दो तरह की जो, अगर आप तहरीक इंसाफ की पीटीआई की बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरह के लोग थे मोस्टली, बाकी एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। एक वो एलीट क्लास जिनको शामिल किया गया था जो विसल बजने की सूरत में आ जाते थे, एक और दूसरी क्लास थी जिसको आप मम्मी डैडी क्लास कह सकते हैं। ये वो बच्चियां थी जो आमतौर पर पॉलिटिक्स में जो है उनका कोई किरदार नहीं था इससे पहले, मगर वो किसी क्रिज़्मे के तहत किसी वजह से जो है वो आ गया और एक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये दो तरह की को मिला के एक मलबूबा था जिसको उन्होंने पीटीआई की शक्ल दिया था। अगर वो एक तरह का रहता तो शायद वो उसकी कोई अपनी जो है ना वो आइडियालॉजी होती, वो एक तरह की वो नहीं थी। तो क्योंकि उसको सिलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जिताना था तो इन दो जगहों को इकट्ठा कर दिया गया। अब शायद उस तरह से वो नहीं है या वो उन तक तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी है, तो उनसे वो जो हवा थी वो निकाल दी गई है और बाकी जो है ना वो मम्मी डैडी क्लास मौजूद है या उसमें भी जो है ना उनसे भी एक गलती हो गई, शदीद किस्म की फाश गलती जिसको आप कह सकते हैं 9 मई वाली, कि वो उसमें इस्तेमाल हो गई और उसके बाद जब इस्तेमाल हो गई तो अगला मरहला ये आया कि डिसोन हुई, उनका पीछा नहीं किया गया पार्टी की सतह। और अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, इतना बड़ा सियासी कल्चर मौजूद हो, बड़ी बड़ी बेहतरीन सियासी जमातें जद्दोजहद करने वाली मौजूद हों, लेकिन हर दफ़ा अचानक से एक नई सियासी, जिस तरह आपने कहा हर मौसम में ये आ जाते हैं, वो बन जाए और बनाकर फिर इक़्तिदार भी उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर बाकी सियासी जमातें जो हैं फिर ये इस पर खामोश रहें और इस सिस्टम को ख़त्म भी ना कर सके? उसकी रीज़न ये है कि कल जब ये फ़ायदा पीटीआई को पहुंच रहा था तो पीटीआई खामोश रही थी। आज फ़ायदा फ़र्ज़ करें हमें पहुंच रहा है तो हम खामोश हैं। तो जब मैं और आप इस मामले में खामोश रहते हैं फ़ायदे के तहत, मुफाद के तहत, तो फिर ये कल्चर ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। जिस वक्त आपने ये कल्चर ख़त्म करना है तो उस एलीट को पब्लिक के लिए वो उनको एक्टिव होना पड़ेगा। जो भी उनके नज़रियात हैं, नज़रियात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरे नज़रियात से एग्री करना ज़रूरी नहीं है, तो और के साथ भी इसी तरह इख्तिलाफ हो सकता है। मगर ये ऐसे हैं कि ये इनका नज़रिया जो है वो आपको पता है 47 से लेके आज तक, उनसे पहले भी इसी तरह करते हो। 47 पहले भी यूनियनिस्ट पार्टी थी और उसके बाद जो है ना वो अचानक ये सारे तो इसी तरह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। तो ये अगर किसी वक्त मामलात को एक तो ठीक उनको होना पड़ेगा और दूसरा ठीक हमको होना पड़ेगा। हमको इस सेंस में कि जब हमारी बारी है या नहीं है, हमको उसको गलत को गलत कहना पड़ेगा और दूसरा उनको भी ठीक होना पड़ेगा कि पब्लिक के इंटरेस्ट में। कामरान साहब, तर्क ताल्लुक करने के लिए आप बतौर इत्तेहादी क्या पैगाम देंगे दूसरी जमातों को कि कोई इनके साथ इल्हाक ना करे तो ये जो इनकी अपनी असलियत है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, मेरा स्टेशन वो नहीं है जो आप मुझसे पैगाम मांग रहे हैं। मेरा स्टेशन अपनी पार्टी के अंदर भी शायद वो नहीं होगा कि मैं अपनी पार्टी के अंदर कोई इतना बड़ा पैगाम दे सकूं। मैं एक नज़रिया रखने के लिए तो उसका तो रख सकता हूँ। मैं एक ख्याल अपना जो है ना मेरा हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, मगर मेरे पैगाम और मेरे पैगाम के ऊपर जो है ना उसकी कंसिडरेशन, उसको कंसिडर किया जाना, ये मेरे कद से बड़ी की बात। लेकिन ना मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, और उनकी तरफ से भी कहा गया नई जमात की तरफ से भी कि ये हम मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। और बाकायदा उनके 2 अफराद जो हैं वो आपकी PDM की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें वो बाकायदा उनकी पास वजारतें भी हैं, हिस्सेदार भी हैं। तो फिर तो अंदर से ही काम ऐसा चला ना, कोई ना कोई तो अंदर से शामिल है।
आपका क्या ख्याल है? क्योंकि पहले बाहर से होता है काम काम तो अंदर से भी होता है, बाहर से करे ना। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता भी है, लेकिन आज आप पता नहीं क्यों खामोश हैं, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे आज। देखिए, मेरे भी पर चलते हैं ना, मैं सोसाइटी में अपनी हद तक मफाद का शायद शिकार हूँ। अच्छा कामरान साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। एक मुतालिबा सामने आया, मैंने पहले राना साहब से भी जानने की कोशिश की है, जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर भी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए, हमारी किसी से डील नहीं है। ये वो मुतालिबा कर किससे रहे हैं, खुद हुकूमत में मौजूद होते हुए भी? देखिए, वो मुतालबा करें या न करें, क्या ये जो सारा कुछ नवाज शरीफ साहब वाला जो ड्रामा हुआ था, उनको एलिमिनेट करने का, सियासी मंजर से हटाने का, वो भी सबको पता है कि किसने करवाया था, किसकी मदद से हुआ था। और ये सिर्फ पहली दफा तो ये नहीं हुआ था, इससे पहले भुट्टो साहब के साथ भी इसी तरह से हुआ था, उसको फिजिकली एलिमिनेट किया था। ये तो चूंकि पंजाब में थे, इनका डोमिसाइल ताकतवर था, तो इनको फिजिकली एलिमिनेट नहीं किया गया। बहुत से लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया, बहुत से लोगों ने शायद आगे भी एलिमिनेट होना होगा। तो हमको अगर मुतालबा करना है तो ये इस तरह के मुतालबात करने की बजाय हमको आपस में एक किसी निज़ाम पे एग्री होना पड़ेगा, उस निज़ाम पे नहीं कि जिसमें मेरा फ़ायदा हो तो वो ठीक है, जिसमें मेरा फ़ायदा ना हो तो वो गलत है। फ़ायदा और नुकसान से शायद बात अब आगे जा रही है, और बहुत आगे जा रही है। इलेक्शन नज़र आ रहे हैं इसमें? तो आपके पास नहीं चलेंगे ना। नहीं, आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं? असूलन इलेक्शन नहीं चाहिए और असूलन होने चाहिए। और मैं जो अपने तौर पे समझता हूँ कि 41, 42, 43, 50 दिन या इससे 10 दिन पहले, इसके बाद गवर्नमेंट शायद कंटिन्यू ना करे और फिर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये फिर जो है ना वो $1 मिलियन का सवाल है, और इसके लिए जो है ना वो तोता और उम्मीद दोनों चाहिए। नहीं, अच्छा चलें थोड़ी सी हलकों की बातचीत ही बताते हैं, क्योंकि हमें तो वफाकी जितने भी वज़रा हैं उनके इशारे तो यही दिखाई देते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के मुताबिक मैं या दस्तूर से जो कुछ अखज़ कर सकता हूँ, या अपने आसपास से जो अखज़ कर सकता हूँ, या बाज़ औक़ात जो आप अखज़ करते हैं वो आपकी अपनी सोच के नतीजे में होता है, तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। अब नहीं होंगे तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं होंगे और किस तरह से नहीं होंगे, और मुझे कम से कम वो सूरत हाल डाइजेस्ट नहीं होगी। कामरान साहब, पाकिस्तान के सबसे काबिल अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इलेक्शन नहीं होने तो क्यों नहीं होने और किस वजह से नहीं होने। वो मेरा ख्याल है वो ये क्या समझते होंगे कि अगर इलेक्शन हो गए तो दोबारा शायद मैं कुछ भी ना हूँ, तो मैं अपोजिशन लीडर तो रहूँ ना, इलेक्शन ना हो। सर, उसमें देखिए, जब भी इलेक्शन हो और उसके नतीजे में मैं हूँ या नहीं हो, एक दिन हम सब ने इस दुनिया में और इस सिस्टम के अंदर होना है या नहीं होना। एक दिन तक है, उस वक्त तक होना है, उसके बाद नहीं होना। उसके बाद ये अल्लाह पाक ने जो इज्जत दे दी, ये बहुत है, हमारी उससे चाहत से भी शायद बहुत ज़्यादा है। मगर उसके बाद जो है ना वो इस बात पे कि ये क्या नहीं होगा और क्या हम होंगे या नहीं होंगे, इस बात पे हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना दस्तूर को मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बात जो भी है जिस तरह से लिखी हुई है उस तरह से करवा के, और नतीजे में कोई भी जीतता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा कामरान साहब, ये बताइएगा, वो जो मुकदमा अभी चल रहा है, केस अभी चल रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला, उसमें 8 अक्टूबर की तारीख है, तो 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन दे चुका हुआ है। अब उस मामले में क्या उस पर भी ताख़ीर की जा सकती है अगर ये बात आगे जाती है तो वफाक वाली? देखिए, तारीख सिर्फ इतनी हो सकती है कि आप रद्दो बदल कर सकते हैं। ताख़ीर जो है ना, वो जिस तरह की ताख़ीर का जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में है वो मेरे जहन में नहीं है। मेरे जहन में ये तो हो सकता है कि हफ्ता पीछे कर ले, हफ्ता पहले कर ले, ये रद्दो बदल तो मुमकिन है।
ये मुमकिन है कि उस दिन छुट्टी आ रही है, ये मुमकिन है कि खुदा न खास्ता उस दिन कोई हादसा हो गया, ये मुमकिन है कि कोई ऐसी वजह आ गई, मगर उसकी वजह से हफ्ता 10 दिन आगे या पीछे ये मुमकिन हो सकता है। मगर इसके अलावा जो है ना, वो अगर कोई बहुत लंबा अगर अरसा करे तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को अल्लाह ना करे कि हम आइन से बिल्कुल बाहर चले जाएं और इलेक्शन ना हो, एक लंबा अरसा 90 का चला जाए, तो उस सूरत हाल में जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ स्टैंड लेगी? देखिए, मैं जमीयत उलमा इस्लाम के पास ये इशू नहीं आया, इसलिए मैं इस बारे में अभी तक ये नहीं कह सकता कि इस मफरूज़े के तहत अगर ऐसा हुआ तो जमीयत क्या करेगी। मगर हमारी कमिटमेंट एक दूसरा मफरूज़ा दे रहा हूँ, दस्तूर के साथ है, और हमारी कमिटमेंट है वो पॉलिटिक्स के साथ है, हमारी कमिटमेंट जमहूरियत के साथ है, और हम जमहूरियत के साथ ही खड़े। अच्छा कामरान साहब, अगर देखा जाए अभी बात होती है बैड गवर्नेंस के हवाले से, अभी जब बात होती है ज़र मुबादला में कमी के हवाले से, इंडस्ट्री बंद करने के हवाले से, तो हर पार्टी ये राय रखती है कि हिस्सा बकदर जुस्सा हमसे बातचीत की जाए। अगर इसी तरीके से मुस्तकबिल में फिर से प्लेटफॉर्म बना के और उसी से इलेक्शन लड़के बरसर इक़्तिदार आना है, तो फिर बाज़ पुरस किस से होनी चाहिए? देखिए, प्लेटफॉर्म उस तरह शायद नहीं बनेंगे जिस तरह से आप कह लें कि पीटीएम में इस तरह का प्लेटफॉर्म इलेक्शन के हवाले से नहीं होगा। आप कह लें कि ये इस वक्त इत्तेहादी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है, वो तो पीटीएम का हिस्सा नहीं है, उस तरह का प्लेटफॉर्म भी नहीं हो सकता। वो ज़ाहिर ये होगा कि फिर नए बने। मैं आपको अपनी शूरा का जो ना हवाले से बता दूं, जो हमारी राय बन रही थी या आज तक बनी है, ये है कि होगा तो सीट टू सीट एडजस्टमेंट लोग देगी। सब पार्टियां शायद अपना अपना इलेक्शन लड़े, या कम से कम दूसरी पार्टियों को अगर मैं नहीं कुछ कह रहा तो ये तो आपको कह रहा हूँ कि कम से कम हमारी अपनी राय, जो यूआई की राय जो है, इसी तरह से सही सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, एक किसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया कामरान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी माशी मंजरनामे पर बिलखुसूस चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सेहत के बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काम झील में तबीयत नासाज हुई, उन्हें PIC लाया गया, वहाँ उनका चेकअप हुआ, ECG हुई, और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई, और उसके बाद फिर वापस कैंप जेल मुंतकिल कर दिए गए। अब उनकी हालत ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, राना साहब तक खबर क्या पहुँची है, क्या अस्पताल में किसी से बातचीत हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की? राना साहब, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से इतलात क्या आई हैं उनकी सेहत के हवाले से? देखिए उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, और उनका कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत ठीक नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें एक सादे फर्श पे लिटा दिया जाता है, और उनके सर के बिल्कुल ऊपर एक बल्ब लगाया हुआ है बकौल उनके, और जिससे वो सो नहीं सकते। उनकी तबीयत भी ख़राब है, बीमार भी हैं, हार्ट का भी मसला है, और दीगर मसाइल भी हैं। और उन्हें जब अस्पताल लाया गया, उन्हें उस वक्त अस्पताल लाया गया जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी फैमिली के मुताबिक, उनके करीबी ज़राए के मुताबिक कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस वक्त अस्पताल आए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये मुझे सज़ा दे रहे हैं कि मैं फौरी तौर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊँ। ये मुझे सज़ा दे रहे हैं कि मैं किसी तरीके से अपनी इस जमात की सदारत को छोड़ दूं। ये मुझे सज़ा दे रहे हैं, और मुझ पर वो ज़ालिमाना हरकत मुझसे कर रहे हैं कि मुझे ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे सोने नहीं देते, मुझे मेडिसिन नहीं दी जाती, मुझे खाना नहीं टाइम पे मेरे घर का दिया। वो खाना आपको पता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़ा परहेज़ी खाना खाते हैं जी। वो कह रहे हैं मुझे परहेज़ी खाना नहीं दिया जाता। लेकिन अदालत ने तो कहा था कि परहेज़ी खाना लाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने तो कई लोगों को कई दफ़ा रिहा किया, 1 घंटे बाद पकड़े जाते। कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं आप? परवेज़ इलाही पर जितने इल्ज़ामात थे गलत साबित हो गए, उन मुकदमात में वो डिस्चार्ज हो गए, तो बेल हो जानी चाहिए, तो निकाल आ जाना चाहिए था। उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं, वहाँ चले गए। उनकी फैमिली देखे, मैं ना मिला हूँ, ना मुझे इस मामले का इल्म है, लेकिन मैंने इस हवाले से उनकी फैमिली के लोगों से जो बात किया, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं है।
चौधरी साहब को ज़हनी टार्चर किया जा रहा है, जेल के अंदर उन्हें फर्श पर लिटाया जाता है, उनको बिस्तर तक नहीं दिया जाता जो उनके बकौल है। उनके सर के ऊपर बिल्कुल एक बल्ब लगा दिया गया है जो जिसकी रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है ताकि वो सो ना सके। उन्होंने कहा चौधरी साहब की तबीयत जो सेहत है, उनको जितनी बीमारियां हैं उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में डॉक्टर्स के पास होना ज़रूरी है। चौधरी साहब के ज़ाती जो मुआलिज हैं उनको चौधरी साहब से मिलने की इजाज़त नहीं है। या सर ये देखें, एक चीज़ हमें मानना चाहिए, इस पंजाब के अंदर 1122, इस पंजाब के अंदर मुफ्त एजुकेशन, इस पंजाब के अंदर बहुत से लोगों को बहुत से काम चौधरी परवेज़ इलाही ने किए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का बहुत क्रेडिट है और इस ख़ानदान ने कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद, आप याद करें ना, बल्कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब आपने पढ़ी है, और जिस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर थे, जलावतन थे, उस वक्त हमज़ा शहबाज को जितनी सपोर्ट और जितनी सहूलतें इस ख़ानदान से मिलती थी कहीं से नहीं मिलती थी ऐसे। और ख़ुद मोहतरमा मरहुमा बाजी कलसूम साहिबा जो हैं उनको भी जितनी सहूलतें इन्होंने दे सकते थे देते, ये अपनी फैमिली समझते थे। अब ऐसा शख्स जिस पर इल्ज़ाम जो है वो भी साबित ना हुआ हो, जिसको 2 मुकदमा में बल्कि 3 मुकदमा में डिस्चार्ज कर दिया गया हो, चौथे मुकदमा में जुडिशल कर दिया गया हो, उसके साथ आप ये करें तो ये फिर सियासी लोगों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। और मुझे उनके बेटे ने कहा कि ये हम समझ नहीं सकते थे कि हमारे साथ ये होगा। हमारा कसूर क्या है कि हमने अभी तक जमात को नहीं छोड़ा, हम अभी तक अपनी जमात के साथ खड़े हैं। उसने कहा जी हम पहले दिन से पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। और जितना हमने स्टैंड लिया है, इस पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने इतना फ़ौज पाकिस्तान के लिए स्टैंड नहीं लिया। तो फिर वो कौन लोग हैं जो गलत फहमियाँ पैदा करके हमें, हमारे ख़ानदान को ये टार्चर कर रहे हैं, सही हमें अजियत दे रहे हैं। या सर ये सूरत हाल है, सर ये सूरत हाल है। और इस वक्त उनकी तबीयत भी नासाज है और के अंदर जो सहूलियात हैं वो सहूलियात तो दरकिनार एक तरह का जहनी अजियत में मुब्तला रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।